सभी को नमस्कार। जैसा कि हमारा लेसन चल रहा था मृदा खनिज चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण, जैसा कि हमने इसमें पिछले वीडियो में जानकारी ली थी मृदा परिच्छेदिका की, और अब इसी संदर्भ में जैसा कि हम आगे चट्टानों के बारे में जानकारी लेंगे, उनका अपक्षय और मृदा निर्माण किस प्रकार से होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं कि जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, और उन चट्टानों का निर्माण हमारी पृथ्वी के अंदर हुआ है। इसलिए हमारी पृथ्वी की संरचना को समझना अति आवश्यक है। तो इसीलिए देखिए, पृथ्वी के बारे में जो अपन बात करते हैं कि पृथ्वी, जैसा कि आपको सबको जानकारी है कि ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म भाग है, और जिसकी ऊपरी जो सतह है मृदा से ढकी होती है, और इसकी उत्पत्ति के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि ये प्रारंभ में तप्त अवस्था में, जैसा कि हम सभी पढ़ते हैं कि एक आग का गोला थी, और इसमें जो लावा था उस लावे के रूप में थी, जो कि शीतल होकर के धीरे धीरे वर्तमान में ठोस अवस्था में परिवर्तित हुई। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि अष्ट ग्रहों में से एक पृथ्वी एक ऐसी है, जैसा कि भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया था कि इसमें कई विविधताएं हैं। पृथ्वी के 3 मंडल पाए गए हैं। इस 3 मंडलों में वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल, इनसे मिलकर के ये बनी होती है। सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी लेते हैं वायुमंडल की। जैसा कि हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, जो वायु का आवरण है, वो हमें घेरे हुए है। जलमंडल की अपेक्षा ये हल्का होता है, और भूमि का केवल 0.03% भार की दृष्टि से इसका भाग होता है, जिसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जिसके अंदर जैसे कि नाइट्रोजन है, सर्वाधिक मात्रा में होती है, ऑक्सीजन है, CO2, जल वाष्प, जिसके अंदर की कहने का मतलब जल होता है, वो पाया जाता है। साथ ही इसके अंदर निष्क्रिय गैसें हैं, वो भी पाई जाती है, जैसे कि हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टन, जेनॉन आदि। गैसों का जो भारात्मक संगठन अपन देखें तो जैसा कि नाइट्रोजन है वो 79.9%, ऑक्सीजन 20.7% और जल वाष्प 0.17% होती है। इसी तरह से CO2 है, उसकी जो मात्रा है 0.03% होती है, और अन्य गैसें 1.33% होती है। इसके बाद आता है जलमंडल। जैसा कि स्थल मंडल है उसको घेरे हुए पानी की एक परत होती है, और पृथ्वी का 6.9% भाग ये होता है जो समुद्र के रूप में होता है। इसके बाद जो मुख्य रूप से अपन जिसके बारे में आगे बातचीत करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वह है थलमंडल, जिसको स्थल मंडल बोलते हैं। गैसों एवं जलीय आवरणों युक्त आंतरिक जो ठोस पिंड है वो थलमंडल कहलाता है, और ये भूमि का 93.2% भाग होता है। जैसा कि हम इसकी संरचना को जो देखते हैं, इसकी आंतरिक संरचना को समझने के लिए जैसा कि एक डायग्राम बनाया है, एक चित्र, तो इसमें चित्र के माध्यम से जैसे कि सबसे ऊपरी जो भाग है वो भूप्रपट्टी कहलाता है, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, और इसका जो आयतन होता है 0.5% आयतन होता है, अर्थात 1% से भी कम भाग होता है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, जो भाग होता है वो है मेंटल, और इसके बाद जो थर्ड पार्ट आता है वो एक बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड में बटा हुआ है, जिसको कोड बोलते हैं। देखिए, ये जो बाहरी भाग होता है, जो थलमंडल होता है, वो 2 भागों से निर्मित होता है, जैसा कि अपन इसको बांटते हैं बाहरी और आंतरिक। तो जो बाहरी भाग है वो ऊपरी ठोस, जैसा कि ठंडी सतह होती है, और जो आंतरिक भाग होता है वो गर्म होता है और पिघला हुआ होता है। थलमंडल का जो घनत्व है 5.5 होता है,
बाहरी या ऊपरी जो परत है जिसको अपन भूपपड़ी कहते हैं या क्रस्ट कहते हैं, उसका घनत्व 2.5 से 3 होता है। जैसे जैसे हम भूमि के जो थल भाग है उसमें नीचे की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ता जाता है। अब देखिए, एक चित्र के माध्यम से हम और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जैसा कि ये एक चित्र बनाया गया है, इसमें ऊपरी जो भाग है जिसको मैंने ये डार्क ब्लैक कलर से दर्शा रखा है, तो ये क्रस्ट भाग होता है भूपरपटी या भूपपड़ी जिसको कहते हैं। इधर इसका घनत्व बता रखा है 2.5 से 3 तक। इसके बाद अपर मेंटल, इसके बाद में लोअर मेंटल और आउटर कोर और ये इनर कोर, इस तरह से ये डिवाइड कर रखा है। देखिए, भूपपड़ी जो भाग है वो थल मंडल की ऊपरी परत अर्थात भूपपड़ी या भूपरपटी कहलाती है। भूपपड़ी मुख्य रूप से खनिजों से बनी होती है। भूपपड़ी में निष्क्रिय गैसों के अतिरिक्त लगभग सभी तत्व पाए जाते हैं। और जैसा कि इस तरह से जो हमने इसको डिवाइडेशन किया है, वो एक महान भूगर्भ शास्त्री है ऑस्ट्रेलियाई, जिनका नाम है एडवर्ड स्वेस। उन्होंने रासायनिक संरचना के आधार पर हमारी जो पृथ्वी है इसकी परतों को 3 भागों में बांटा है। ऊपरी जो परत है उसको सियाल के नाम से जाना जाता है, मध्यम जो परत है उसको सीमा के नाम से, और जो सबसे भीतरी जो परत है लास्ट, उसको हम नीफे परत के नाम से जानते हैं। देखिए, सियाल और सीमा और नीफे, ये जो इनके नाम रखे गए हैं वो हम जैसा कि बात करते हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर अर्थात रासायनिक दृष्टिकोण से, अर्थात इनमें कौन से तत्वों की बहुतायता होती है, कौन से तत्व अधिकतर इसमें पाए जाते हैं। तो जो ऊपरी परत है उसमें जैसा कि नाम से ही वाकिफ है, सियाल अर्थात सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्व इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी प्रधानता होती है। हम कह सकते हैं कि इसमें अम्लीय पदार्थ है, उनकी प्रधानता होती है। अम्लीय पदार्थ इसमें अधिक पाए जाते हैं। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, इनके सिलिकेट आदि पाए जाते हैं। मध्यवर्ती जो परत है वो सीमा परत कहलाती है। सीमा से तात्पर्य है सिलिकॉन और मैग्नीशियम, अर्थात जो सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनके सिलिकेट वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं। ये सब ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं। तो इस तरह से ये क्षारीय प्रकृति की होती है, क्षारीय पदार्थ इसमें पाए जाते हैं ज़्यादातर। और जो सबसे अंतिम जो परत होती है जो आंतरिक, वो होती है नीफे, जिसको नाइफ भी बोल देते हैं। तो नीफे से तात्पर्य है इसके अंदर निकल और फेरम अर्थात आयरन पाया जाता है, जो कि कठोर धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है। ये आंतरिक भीतरी सबसे भीतर की परत कहलाती है। जैसा कि इनके नामों से वाकिफ़ है, हम जैसा कि अब आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आग्नेय चट्टानें बनती है और किसके बाद में अवसादी चट्टानों का बनना, रूपांतरित चट्टानों का बनना, तो वो सब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ हम ये इतना और समझ लें कि जो धरती है उसका जो ये ठोस भाग है जो कि लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होता है, जिसको स्थल मंडल कहते हैं। कई बुक्स में अधिक भी बता रखा है इसको। तो हमें ये जानकारी रखनी है कि भूपपड़ी और जो बाह्य धात्विक परत होती है वो मिल करके ये स्थल मंडल बनाती है। आगे एक डायग्राम के माध्यम से, चित्र के माध्यम से और आपको समझाएंगे, जिसमें हम अच्छी तरह समझ सकेंगे कि किस प्रकार से ऊपरी पपड़ी जो परपटी है वो जो ठोस भाग है वह धातु वाली होती है। उसके बाद में जो अंदर वाली जो परत होती है वो धात्विक परत होती है, और धात्विक परत है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बाह्य धात्विक परत और एक आंतरिक
बाह्य आंतरिक परत। तो इस तरह से हम इसके बारे में आगे जानकारी लेंगे। धन्यवाद।